तो अभी हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो डायपोल मोमेंट का पढ़ा था। अभी उसी डायपोल मोमेंट वाले टॉपिक को हम लोग बस अब कंक्लूड करते हैं एक छोटी सी बातचीत करके कि आपके पास वीक फोर्सेस जो हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वो वीक फोर्सेस कैसे हैं, कितने टाइप के हैं, कितने प्रकार के हैं, ऑल एंड ऑल। और उसके बाद एक टॉपिक हमारा मेटालिक बॉन्डिंग में भी जाएगा। वैसे तो मेटालिक बॉन्डिंग को हम लोग उतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ अगर तुम मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो अभी जो DNF ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है जिसमें कुछ लोग उसके वीडियोस देख रहे हैं, जो 12th वालों का चल रहा है अभी से देखना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने, कुछ उन लोगों ने, तो फ़ायदा रहेगा उसमें क्योंकि जब मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटालिक कैरेक्टर इस चीज़ को समझाऊंगी तब ज़्यादा आसानी होगी। तो देखते हैं पहले तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग वीक फोर्सेस यानी कि हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है इंटर, इस वर्ड से अब मेरे हिसाब से तुम लोग यूज टू हो चुके हो। जब हम लोगों ने ये आपका डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो कंसेप्ट पढ़ा, वहाँ पे दो तरीके के वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। एक आपका इंट्रोड्यूस किया गया था इंटर मॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रोड्यूस किया गया था इंट्रा मॉलिक्यूलर। पहले अब तुम्हें ये तो पता चल चुका है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर। आई डोंट थिंक कि इसमें अब कोई डाउट है आप लोगों को। तो ऐसे फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं आप लोगों का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली जो कंसेप्ट है ये किसके बीच में होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये कंसेप्ट होता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं आपका इंटर मॉलिक्यूलर। तुम्हें अगर केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन यदि याद होगा तो हमने बॉन्ड्स का एक्चुअली में ना क्लासिफिकेशन किया था कि बॉन्ड्स को आप दो पार्ट में पहले तो क्लासीफाई कर देते हो। एक होते हैं आप लोगों के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और एक होते हैं आप लोगों के वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हम उन्हें कहते हैं जिनको जब आप तोड़ो तो तोड़ने पर आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो सप्लाई एनर्जी आपकी 200 से 400 किलो जूल पर मोल के बीच की है। ठीक है, और वीक बॉन्ड हम उन्हें कहते हैं जिनमें जब आप उन्हें तोड़ो तो ये एनर्जी आपकी 2 से लेके 40 किलो जूल पर मोल की रहेगी। तब हम इसको क्या कहेंगे आपके वीक बॉन्ड की कैटेगरी में डालेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिया तो आपने उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को आप कह सकते हो कि आपका बॉन्ड आयोनिक है। ठीक है, उसको आप फिर ये कह सकते हो कि आपका जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट है, या फिर आप ये कह सकते हो आपका जो बॉन्ड है वो कैसा है, मेटालिक है। ठीक है, मैं इसमें कोऑर्डिनेट में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बनने से पहले डिफरेंट होते हैं, बट बनने के बाद तो दोनों सेम ही है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है बस उनमें। इवन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो मॉडर्न केमिस्ट्री भी आपके कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट को आपस में अलग अलग उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करती है। अच्छा, अब हमारे जो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड को हम लोग अगेन दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, अब वो जो दो पार्ट्स है उनमें से एक पार्ट होता है कि जिनको आपने जब तोड़ा तो तोड़ने में आप जो एनर्जी दे रहे हो वो आप 2 से लेकर सिर्फ 8 किलो जूल पर मोल तक की ही दे रहे हो। और एक ऐसे होते हैं जिनको आप जब आप तोड़ रहे हो तो तोड़ते वक्त आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो 8 से लेके 40 किलो जूल पर मोल के बीच का वो क्या हो सकती है। अच्छा, तो जब आपने उनको तोड़ा और आप जब एनर्जी सप्लाई किए 2 से लेके 8 वाली, तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं आप लोगों का, या उस पर्टिकुलर फोर्सेस को हम लोग कौन से वाले फोर्सेस कहते हैं, वो हमारे कहलाते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। सो हाउ वेंडर वॉल फोर्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम, मतलब वीक बॉन्ड का बेसिकली दो टाइप है। और ठीक है, और जिसमें 8 से 40 में आप एनर्जी देते हो उसको हम लोग कहते हैं आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वीक फोर्सेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है जिसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने पढ़ लिया है। वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में अब हम लोगों को जानकारी देनी है। तो वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में क्या जानकारियां हैं, पहला ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। पॉइंट नंबर 2,
इसमें जब आप इस बॉन्ड को तोड़ने जाते हो तो 2 से 8 किलो जूल पर मोल की आपको क्या होती है, एनर्जी सप्लाई करनी होती है, बस। ठीक है, वो वेरी करेगा मे बी। अच्छा, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट है जिसको तुम्हें याद रखना है कि जो भी वैंडरवॉल फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर्टिकुलर चीज के मॉलिक्यूलर वेट के। मतलब जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, वैंडरवॉल फोर्स क्या करेगा, वहाँ पे एक्ट करेगा। और इवन बॉइलिंग पॉइंट के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। बट बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज़ को हम यहाँ डिस्कस नहीं करते, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और भी बहुत सारे फैक्टर्स में वेरी करती है। लाइक से ब्रांचिंग में, ठीक है, ब्रांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्थो पे है, पैरा पे है, सिमेट्री है, अनसिमेट्री है, ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम लोगों का, क्योंकि आज का टॉपिक वेंडरवॉल फोर्सेस को पढ़ने का है, ना कि उसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के वेरिएशन को पढ़ना है। सो देयरफॉर वी आर नॉट एट ऑल मूविंग इन दैट पार्ट। अब वेंडरवॉल फोर्सेस को क्या फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है क्या, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट। तो यस, आप लोगों का जो वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जिनमें आप 2 से लेके 8 के बीच में आप उनको एनर्जी सप्लाई करते हो ब्रेक करने के लिए, आप इन्हें फर्दर क्लासीफाई करते हो। और जब आप इन्हें फर्दर क्लासीफाई करते हो तो यही आपके जो वैंडरवॉल फोर्सेस हैं इन्हें टोटल 5 पार्ट्स में हम तोड़ते हैं। सबसे पहला पार्ट जिसे तोड़ा जाता है, या कह सकते हैं जो सबसे पहला पार्ट होता है वैंडरवॉल फोर्सेस का, दैट इज आयन डाइपोल। ठीक है, आयन डैश आप लोगों का डाइपोल, ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो इसमें आप देखते हो वो होता है आपका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जैसे आयन डाइपोल और फिर आगे एक वर्ड लगा देना अट्रैक्शन, वहाँ पे मैं वर्ड नहीं लगा रही हूँ, अट्रैक्शन। तीसरा पार्ट यहाँ पे एक और आ जाता है, दैट विल बी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। देखो क्या है, आयन है, फिर डैश है, फिर इंड्यूस्ड है और फिर डाइपोल है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर एक फोर्थ पार्ट में मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट यहाँ पे होता है आप लोगों का डाइपोल। ठीक है, डाइपोल, उसके बाद छोटा सा डैश, फिर आता है इंड्यूस्ड और उसके बाद फिर आता है डाइपोल। ठीक है, अच्छा, और एक फिर आखिरी पार्ट होता है, दैट इज दी 5वां पार्ट। इसका नाम ना थोड़ा सा कंजूसों के जैसे हम लिख लेंगे, जगह नहीं है हमारे पास। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस को मैं INST डॉट लिख रही हूँ, उसको ठीक कर लोगे। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, छोटा सा डैश, और उसके बाद फिर क्या लिखोगे आप, इंड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड के बाद फिर इंस्टेंटेनियस, फिर उसके बाद डाइपोल। ये होते हैं टोटल 5 प्रकार के वैंडरवॉल फोर्सेस। अब इनको हमें एक एक करके पढ़ना है, दैट्स ऑल, खत्म। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है और ज़्यादा इस पर कोई सवाल भी पूछे नहीं जाते, सारी सी डेफिनेशंस हैं। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ के हटाते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आप लोगों के पास आयन डाइपोल अट्रैक्शन। जैसा उसका नाम है ना वैसा ही उसका काम है, कोई उसमें कठिन चीज़ नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो तुम्हें क्रैक करना है और तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। आयन मतलब आपके पास कोई एक पॉजिटिव आयन भी हो सकता है या आपके पास कोई एक निगेटिव आयन भी हो सकता है। ठीक है, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कैटायन ले रहे हो कि एनायन ले रहे हो, बस कोई भी आपके पास एक चार्ज्ड स्पीशीज होनी चाहिए। समझ में आ रही है, कोई भी एक चार्ज्ड स्पीशीज लाइक Na+, Cl नेगेटिव, Al3+, Mg2 पॉजिटिव, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो अगर आपके पास कोई एक चार्ज्ड स्पीशीज है, ठीक है, पॉइंट नंबर ए, अगर आपके पास कोई एक चार्ज्ड स्पीशीज है और आपके पास दूसरी स्पीशीज मतलब दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, क्योंकि अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो पहला मॉलिक्यूल आपका एक चार्ज्ड स्पीशीज होनी चाहिए और जो आपका सेकेंड मॉलिक्यूल है वो सेकेंड मॉलिक्यूल एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अपना खुद का डाइपोल है। वहाँ पे देखो वर्ड लिखा है ना, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, यानी कि आपका जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो सेकेंड मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर उसका खुद का डाइपोल है। जैसे पानी H2O, उसके अंदर उसका खुद का डाइपोल है। तुम आप समझ रहे हो मैंने तुम्हें डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि अगर डाइपोल पहले नहीं पढ़ाती तो तुम्हें अभी समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ। तुम्हें लग रहा होता कि डाइपोल क्या है, वो क्या है, इसीलिए तुम्हें पहले डाइपोल पढ़ाया है। सारे टॉपिक्स बहुत ही सीक्वेंशियली सोच के लिए गए ताकि जब आपको कोई नई चीज़ सुनाई जाए तब आपको ऐसा ना लगे कि अच्छा वो पुरानी चीज़ हमें पता ही नहीं है। नहीं तो ऐसा बोलना पड़ जाता है कई बार कि अच्छा वेट करना आगे कभी आएगा टॉपिक में, तो इसे सोच के लिए गए सारे टॉपिक्स।
तो आगे आप क्या आएगा, आपको एक ऐसी स्पीशीज लेनी है जिसके पास अपना खुद का परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है। तो आपके पास जो सेकंड स्पीशीज हो या जो सेकंड मॉलिक्यूल हो, वो आपका, आप एक तरीके से कह सकते हो, वो आपका क्या होना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है तो उस पोलर मॉलिक्यूल के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, बराबर। तो ऐसे चार्ज स्पीशीज और ऐसे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। तो बेसिकली आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्या है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। अब ये चीज़ हम लोगों को कहाँ देखने को मिलती है? इसका एग्जाम्पल क्या कोई बहुत ही रेयर फिनोमेना है? ऑब्वियसली नहीं, हमारे घर के किचन में भी आपको ये देखने को मिलेगा। आप पानी का ग्लास लो, ठीक है, ये आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने वाटर भर के रखा है। अब पानी आप लोगों का एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। H2O आप लोगों का एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा। आपने इसमें नमक डाल दिया, तो जब आप इसमें नमक ऊपर से ऐड कर रहे हो, ये मेरा चम्मच है, इस चम्मच से आपने उसमें क्या किया, NaCl का एडिशन किया। तो तुम ये तो जानते हो कि जब आप NaCl डाल रहे थे तो उस दौरान, ठीक है, उस दौरान NaCl के Na और Cl दोनों साथ में थे। दोनों कैसे थे? आप दोनों के साथ में थे। लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगा NaCl डिसोशिएट हो जाएगा और क्या बना लेगा, एक Na पॉजिटिव आयन बना लेगा और आप लोगों का एक Cl नेगेटिव आयन बना लेगा, है ना। एक आपका Na पॉजिटिव आयन बन जाएगा और एक Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। और तुम ये भी जानते हो कि पानी के अंदर वो चीज़, मतलब पानी के अंदर जो उसका डाइपोल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये कुछ इस तरीके के चार्जेस वहाँ होते हैं। तो होगा क्या, Na पॉजिटिव, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और आप लोगों का जो पानी है उसका जो ऑक्सीजन है उसमें निगेटिव चार्ज है। तो अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आप लोगों का आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहलाएगा। और अगर मेरे को ये क्लोरीन के एस्पेक्ट में बात करनी हो तो क्लोरीन किसके साथ अट्रैक्टेड रहेगा? उसी पानी के वाटर के साथ अट्रैक्टेड रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में होगी ना। तो इस प्रकार का जब कोई अट्रैक्शन होता है तो उस अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। और तुमने ये सेम चीज़ एक और जगह पढ़ी है, जब हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था, आई थिंक यही वाला चैप्टर था, केमिकल बॉन्डिंग। और उसी केमिकल बॉन्डिंग में जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग नहीं, मैंने एक्चुअल में ना उसको पीरियोडिसिटी में ही पढ़ा दिया है। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, शायद तुम्हें याद आ रहा होगा, राइट। तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी तो उसी दौरान तुम्हें एक प्रोसेस समझाई थी मैंने, हाइड्रेशन, है ना। हाइड्रेशन वाली प्रोसेस जो होती है वो भी तो यही प्रोसेस थी सेम, कि पॉजिटिव आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं, निगेटिव आयंस को भी वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हाइड्रेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये हो गया। अब ये जो फोर्स होती है, इसी फोर्स की वजह से, क्योंकि जब जब दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी इस प्रोसेस से रिलीज होती है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है आप लोगों के फिनोमेना नोन एज हाइड्रेशन। और क्योंकि इस फोर्स की वजह से हाइड्रेशन नामक प्रोसेस हो रही है, सो देयरफॉर जो एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, वो इस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वेंडरवॉल फोर्स। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज अवर डाइपोल अट्रैक्शन। अब तुम एक बात समझो कि जब पिछली बार में फर्स्ट नंबर में जब ये लिखा हुआ था आयन अट्रैक्शन, तो मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने एक आयन होना चाहिए और एक डाइपोल होना चाहिए, ये भाषा मैंने तुम्हें यूज की। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डाइपोल। तो इस नाम को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में क्या बात जाती है कि जरूर आपके पास जो दो स्पीशीज है
उन दो स्पीशीज में से आप लोगों की जो एक स्पीशीज है वो डाइपोल है और जो आपकी दूसरी स्पीशीज है वो भी एक डाइपोल है। अब डाइपोल कब होता है, डाइपोल कब क्रिएट होता है? अपने आप, ऑब्वियसली अपने आप तो नहीं, उन मॉलिक्यूल्स में अपने आप क्रिएट होता है जिनके मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर। तो यहाँ पे डाइपोल डैश डाइपोल बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, डाइपोल डैश डाइपोल बोला गया है। इसका मतलब ये डाइपोल डाइपोल आपका अट्रैक्शन वहां एग्जिस्ट करेगा जहां पर आप लोगों के पास एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा, और आपका दूसरा मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, पोलर होगा। यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये इसीलिए इतना स्लोली इसको इतना एक्साग्रेट करके बताया जा रहा है ताकि तुमके तुम्हारे दिमाग में घुसे कि नाम सुनकर आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे कौन सी स्पीशीज यानी कि कौन से दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे मैंने पोलर पोलर ही क्यों बोला, बिकॉज पोलर वाले लोगों के पास ही तो उनका खुद का डाइपोल होता है ना। अब मैं बोलूँगी H2 के पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, नहीं होता। जैसे याद करें बचपन में आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल हुआ करता था। वो क्या एग्जाम्पल था, एक मैग्नेट लो, ठीक है, मैग्नेट से कीला चिपकाओ, उस कीले से एक और कीला चिपकाओ, दैट इज नेल, इंग्लिश भाषा में बात करें तो। वो नेल और नेल आपस में चिपक नहीं सकते। क्यों नहीं चिपक सकते, क्योंकि वहाँ पे आयरन में थोड़ी ना मैग्नेटिज्म होती है। फिर उसके बाद वो क्या होता है कि वो जो आपने आयरन लिया है टॉप पर, उस आयरन से आप करंट पास करते हो, तो आपका जो पहला कीला उस आयरन से मैग्नेट से जो चिपका रहता है वो भी अभी इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। वो एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है, और क्योंकि वो एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है तो उस कीले से दूसरा कीला चिपक सकता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एंड सो ऑन। फिर एज सुन एज आप वो इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में बंद करोगे, परमानेंट मैग्नेट तो परमानेंट ही रहेगा, बट जो आपका कीला था जिसने फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ करंट उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन की थी, वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज कर देता है। इससे क्या सीख मिलती है कि उसके अंदर वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं थी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसने कहाँ से अचीव की, ड्यू टू सम फिजिक्स फिनोमेना। फिर जैसे ही फिजिक्स का फिनोमेना बंद हुआ उसके अंदर से मैग्नेटिज्म चली गई, बराबर है, उसके अंदर से वो मैग्नेटिज्म चली गई। सो उसी तरीके से डाइपोल वर्ड अगर यूज किया गया है, मतलब वो आपसे एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहता है जिसके पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। उसे ऐसी कोई स्पीशीज नहीं चाहिए जो किसी से मांग कर, चुरा कर, उधार लेकर, बाय एनीथिंग वो अपना मतलब वो अपने अंदर डाइपोल क्रिएट कर रही। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपना खुद का कोई डाइपोल नहीं होता, बट अगर उनको किसी ऐसे के संपर्क में रख दिया जाए जिसके पास अपना खुद का डाइपोल होता है तो उसके इन्फ्लुएंस से उनके पास भी डाइपोल आ जाता है। उसको हम वैसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे, अभी समझाती हूँ उसके बाद ही। बट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल बोथ आर डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना। डाइपोल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अपना खुद का क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट परमानेंट होना चाहिए। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल बताइए, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल उठाते हैं और सिंपल उठाते हैं, HCl। अब देखो HCl में H पे पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। आपके पास ये एक और HCl है, इस H पे पार्शियल पॉजिटिव, इस Cl पे पार्शियल नेगेटिव। अब देखें तो यहाँ पे इस Cl का पार्शियल नेगेटिव और बाजू वाले H का पार्शियल पॉजिटिव, क्या ये एक आपको नहीं लग रहे अपोजिट चार्जेस हैं? क्या अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। खत्म हो गई कहानी, सिंपल सी, छोटी सी, प्यारी सी, राइट। अब इसको ये मत कह देना मैडम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस बला को कहते हैं ये आपको ऑलरेडी बताया है, और अगर आप ये अभी बोलोगे तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। आगे
नेक्स्ट वाला देखो, जो तीसरा हमारे पास फोर्स है वो होता है आयन, ठीक है, डैश इंड्यूस्ड डाइपोल। अब पहले वाले में और तीसरे वाले में आपका अंतर है। पहले वाले में भी आयन था, अभी भी आयन है, तो दोनों में तो कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब पहले वाला अट्रैक्शन भी यही कह रहा था कि आपके पास एक आयन होना चाहिए, तो अभी भी यही कह रहा है, ठीक है, अभी भी वो यही कह रहा है कि अभी भी आपके पास एक आयन होना चाहिए। तो आप एक कोई भी आयन उठा लो। पहले वाले केस में मैंने क्योंकि एक आयन उठाया था Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी हम एक आयन उठा लेते हैं Na पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे डाइपोल नहीं बोला है, यहाँ पे वर्ड बोला गया है आप लोगों का इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है आप लोगों का इंड्यूस्ड डाइपोल। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ तो इंड्यूस्ड डाइपोल बोल दिया, तो क्या डाइपोल और क्या इंड्यूस्ड डाइपोल दोनों सेम चीज़ें होती हैं? नहीं। तो पहले तो ये मतलब समझते हैं कि इंड्यूस्ड डाइपोल किस बला को कहा जाता है, उसके बाद हम लोग वापस से इस टॉपिक में घुसेंगे। देखिए, अभी आपके पास हमें ये टॉपिक समझना है। पहले तो ये हमारा ऑफ द टॉपिक जा रहा है, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक, मतलब पहले उस टॉपिक के अंदर में एक सब टॉपिक समझते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल, आपके पास कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपके पास कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल्स के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। उनके वेक्टर्स ने उनको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, हो सकता है कि सिमेट्रिकल हो, ठीक है, हो सकता है होमो एटॉमिक हो, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि H2, Cl2, O2, N2, ये सब डायटॉमिक है, वो भी होमो, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बताओ? ऐसे केस में उनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। या फिर आपके कुछ इस प्रकार के मॉलिक्यूल है लाइक CH4, क्योंकि इनमें सिमेट्री है, क्यों कुछ इस प्रकार के मॉलिक्यूल है लाइक BF3, क्योंकि इनके वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें म्यू बराबर 0 होता है, ठीक है, म्यू बराबर इनका कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सो देयरफॉर ये आप लोगों के कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब इतना तो हमें समझ में आ चुका है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके अंदर में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से आपके लोहे के आयरन नेल में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसलिए वो दूसरे आयरन नेल को अपने से अटैच नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप उसमें करंट पास करो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला फिनोमेना जब होता है, तो वो भी जब तक बिजली सर्किट से गोल गोल घूमती रहती है, तब तक वो भी एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है ना। आपने जैसे ही उसको क्या किया, बंद किया, तो बंद करने से वो अपना मैग्नेटिक नेचर खो देता है। तो उसी तरीके से मैं जानती हूँ कि H2, Cl2, Br2, O2, N2, F2 ये लोग आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बट जब आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मैंने एक आयन के प्रेजेंस में रखा। ये Na पॉजिटिव है, इस Na पॉजिटिव के बाजू में मैंने मान लेते हैं आप लोगों के H2 को रखा। ये लो, H2 को हम लोग इस तरीके से गोल मोल दिखाएंगे। क्यों गोल मोल दिखाएंगे? क्योंकि आपका जो H2 है उसमें कहीं कोई पार्शियल पॉजिटिव और कहीं कोई पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट नहीं हुए हैं, तो वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल यानी कि स्फेरिकल। जब इस Na पॉजिटिव के संपर्क में मैं इस H2 को रखूंगी, तो भले ही इस H2 के अंदर कोई भी डाइपोल नहीं था इनिशियली, ठीक है, इस डायस के अंदर कोई भी डाइपोल नहीं था इनिशियली, लेकिन जब ये Na पॉजिटिव के संपर्क में आएगा, तो Na पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद जो एरिया इसका Na+ के करीब है, ठीक है, जो पार्ट इसका Na+ को सराउंड करके रखा है या Na+ के तरफ है, वो वाली चीज़ देखो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब ये कुछ देर बाद आप देखोगे कि Na+ के संपर्क में आने की वजह से जो चीज़ पहले सिमेट्रिकल थी, वो अब बन जाएगी इस तरीके से अंडे के शेप की, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी क्या हो गई? डिस्टॉर्ट हो गई, ठीक है, डिफॉर्म्ड हो गई, जैसे फजांस रूल में हो जाती थी ना, वैसे ही। और जो पार्ट आपके Na पॉजिटिव के साइड में है, वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? निगेटिव चार्ज, निगेटिव डाइपोल क्रिएट हो गया। और जो उस तरफ है वहाँ पे भी नेगेटिव। मतलब ये आप लोगों का ऐसा क्रिएट नहीं करता
कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, वो दोनों तरफ क्या करता है आप लोगों का, अरे सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ ये इस तरफ ये क्या कर देगा आप लोगों का पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। और अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी इन दोनों के बीच में, अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के एक आयन के बीच में है ऑब्वियसली, और दूसरा डाइपोल के बीच में है। लेकिन क्या ये डाइपोल उसका खुद का है, क्या ये डाइपोल उसका खुद का है? ऑब्वियसली नॉट। सो देयरफॉर इसके हम इसको क्या कहेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके अंदर में ये डाइपोल कहाँ से आया, उसके अंदर में ये डाइपोल ऐसे आया कि जो आयन आपने रखा था उसने क्रिएट किया। ये उसी तरीके की बातचीत है कि यूजुअली स्कूल में जब हम होते हैं तो हमारे टीचर्स लोग हम लोगों को ऐसे स्टूडेंट के बाजू में बैठा देते हैं जो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, ताकि तुम या मैं उससे कुछ सीखूं और उसके जैसा बनने की कोशिश करूं। बाय द वे मेरे साथ ये नौबत कभी नहीं आई कि टीचर ने मुझे किसी ऐसे स्टूडेंट के बाजू में बैठाया है, बल्कि लोग मेरे बाजू में बैठते थे, ठीक है। तो उसमें वाली चीज़ नहीं होती है। और पहली बात, ऐसा कुछ लॉजिक होता नहीं है कि कोई किसी के बाजू में बैठने से उसके जैसा हो जाता है। हर स्टूडेंट अपने आप में स्पेशल होता है। अब हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि जॉब्स उसी को मिलती हैं जो इंसान पढ़ाई में अच्छा होता है। अभी कई सारी देखो ऐसी वेब सीरीज़ आई हैं जिनमें IITians है, काफ़ी लड़के लड़कियां, लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, 3-4 लड़कों को मैं जानती हूँ या जो IITians हैं, और उन्होंने आफ्टर डूइंग देयर कंप्लीट IIT में पढ़ाई की, NITs में पढ़ाई की, और उसके बाद उनका जो पैशन था सिंगिंग डांसिंग व्हाटएवर जो भी फील्ड में होते उसमें बाद में वो गए। सो दिस इज़ अ वेरी रेयर। यूजुअली एक इंसान का अल्टीमेट गोल होता है पैसा कमाना। अब पैसा अगर तुम ये बोलोगे कि मैं मान लेते गिटार बजाऊंगा या बजाऊंगी और उसी के बेसिस पे मैं अपनी पूरी फ्यूचर लाइफ उसको समर्पित करूंगा और उसी के बेसिस पे मैं एकदम रॉकस्टार बनूंगा, ये करोड़ों में भी एक को नहीं होता, बहुत कम लोगों। अदरवाइज वो चीज़ कैसी चलती है, जिनके पप्पा म्यूजिशियन, जिनके बच्चे म्यूजिशियन, इंडस्ट्री में जहाँ से पैसा कमाओगे फिल्म इंडस्ट्री होगी, वो उन्हीं के बच्चों को मिलता है काम। आउटसाइडर लोग जब घुसते हैं तो उनमें चमकना इज़ वेरी रेयर। आप खुद देख लो। तो अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की मेंटालिटी कैसी है कि पैसा उसी फील्ड में है जहाँ पढ़ाई है, और पढ़ाई भी सिर्फ मैथ साइंस वाली। दो ही चीज़ें होती हैं हमारे इंडिया में, मैथ साइंस के थ्रू इंजीनियर या मैथ्स बायोलॉजी के थ्रू डॉक्टर। अदर फील्ड्स में तुम आजमा के देख लो, उतना पैसा नहीं है, ठीक है, जितना इस फील्ड में। और सभी लोगों को पैसा कमाना ही अल्टीमेट गोल है। वो तो अभी अभी का ये तुम देखो एरा आया है जब लोगों ने टीचिंग फील्ड को चूज़ करना शुरू किया है। अदरवाइज़ जब हम लोग छोटे थे तो यूजुअली हमारे जैसे फैमिली के बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, तो उन लोगों को पता है क्या, इवन सर के तो फैमिली बैकग्राउंड में टीचरों की और डॉक्टरों की और इंजीनियरों की तो लाइन लगी हुई है पूरी। तो उसमें वो तुम देखोगे तो टीचिंग फील्ड को लोग कैसा समझते थे, टीचर है। अभी तुम अब देखना मैक्सिमम लोग टीचिंग फील्ड की तरफ मुड़ रहे हैं, पहले नहीं था इतना। अब तो कई लोग पैशन के थ्रू मुड़ते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर किसी इंसान ने टीचिंग ली है तो ज़रूर उसका किसी और जगह कुछ नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसने टीचिंग ली है। बट चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अब तो जैसे वो बता रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, ये वो फलाना ढिमका, उससे मुझे नहीं पता कि 12th के बाद और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। आप जैसे कभी करके देखिए हॉर्टिकल्चर, फूलों की पढ़ाई। अपने इंडिया में क्या होगा फूलों की पढ़ाई करके, फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखो बहुत है, हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई में स्कोप बहुत है। हाँ, हमारे इसमें लोग ग्रेजुएशन करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, मैक्सिमम लोग तुम्हें अनएम्प्लॉयड दिखेंगे। मेरा एक फेलो था क्लास में ग्रेजुएशन के बाद जब पीजी में, वो बंदा आपका एमएससी करके बैठा था ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में, नो जॉब। बाद में वो एमएससी करने आया केमिस्ट्री में कि चलो एमएससी केमिस्ट्री के थ्रू तो कुछ मिल जाएगा, ये हालात होते हैं। सो देयरफॉर चाहे आपका गोल कोई भी हो, राइट नाउ एक बेटर जगह से निकलना ये आपका सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बेटर जगह से निकलोगे तो फ्यूचर में कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ अगर मेरा अपने वो सिंगिंग डांसिंग में नहीं जमा तो कम से कम इसको करके रोजी रोटी तो कमा लोगे। और बाद में कई लोगों का तो पैशन ही पढ़ाई होता है, वो बहुत अच्छी बात है। चलो वापस से टॉपिक में आते हैं। अब चौथे फोर्स के बारे में बात करते हैं। अब जैसे जैसे देखो तुम्हें मतलब समझते जा रहे हैं, चीज़ें ईजी होती जा रही हैं। अब जैसे जो चौथा फोर्स है वो होता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, मतलब डाइपोल छोटा सा डैश, उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बराबर ये होता है।
अब ऐसे में मतलब मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास डाइपोल है। बोलो डाइपोल किसके पास होता है? पोलर लोगों के पास होता है। दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके पास इंड्यूस्ड डाइपोल है, उसके पास उसका खुद का डाइपोल नहीं है, बट जिसके बाजू में उसको रखा गया है उसकी वजह से उसके अंदर डाइपोल क्रिएट हो गया है। तो यानी कि सेकेंड मॉलिक्यूल ज़रूर आपका कैसा रहा होगा? सेकेंड मॉलिक्यूल ज़रूर हम लोगों का नॉन पोलर रहा होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर और नॉन पोलर के बीच में एग्जिस्ट करती है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। ये बात याद रखना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कोई भी इलस्ट्रेशन तुम उठा लो, जैसे कि आपने एक एग्जांपल ले लिया HCl, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और दूसरा तुमने उठा लिया H2। तो जब तुम H2 को लेकर आए, इनिशियली आपका H2 एकदम सिमेट्रिकल था, फिर उस H2 के बाजू में आ गया कौन? HCl। तो HCl आने की वजह से हुआ कैसा कि आपका जो H2 पहले सिमेट्रिकल था वो बेचारा ना ऐसे डिफॉर्म्ड हो गया। डिफॉर्म्ड होने से क्या हुआ? यहाँ वाली सरफेस पे क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। और अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आप लोगों का डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो टोटल अभी तक कितनी पढ़ ली? 4। पहली वाली क्या थी? आयन डाइपोल। दूसरी वाली क्या थी? आयन, मतलब ऑर्डर रैंडम कर लेना, मैं तो ऐसे ही रिकॉल करा रही हूँ। आयन डाइपोल पहली, दूसरी थी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और उसके बाद तीसरी थी डाइपोल डाइपोल, चौथी थी डाइपोल और डैश इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब आते हैं हमारी पांचवी वाली पर। पांचवी वाली सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अजीबोगरीब है। पांचवी वाली को समझते हैं कि पहले ये पांचवी वाली चीज़ आप लोगों की किस बला को हम लोग कहते हैं। इसका नाम है आपका इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पेलिंग्स ठीक कर लेना अगर कहीं पे भी गलत हो तो। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इसका एक लंबा चौड़ा सा नाम है। ठीक है, अब ये वाली आप लोगों के कहाँ एग्जिस्ट करने वाली है? तो देखिए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल से तो समझ में आ गया कि आप लोगों का एक मॉलिक्यूल ज़रूर क्या रहा होगा? नॉन पोलर रहा होगा। इंस्टेंटेनियस डाइपोल से नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ना, ये आप लोगों का बताता है कि मैं भी नॉन पोलर हूँ। तो जब आपके दो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर, तो नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का इंस्टेंटेनियस डाइपोल। हाँ, शर्त ये है कि आपका मॉलिक्यूल या तो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए या तो वो कौन से स्टेट में होना चाहिए? लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, उसमें लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। अब आप ये बताओगे कि देखो, अभी तक तुमने ऊपर जो 4 पॉइंट्स बोले वो हमारे भेजे में बिल्कुल घुसे, वो कीले वाला एग्जाम्पल लेकर, बट अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब दोनों ही चीज़ें नॉन पोलर होंगी तो दोनों ही चीज़ें नॉन पोलर होने की वजह से उनके बीच में चार्जेस कैसे क्रिएट हुए, ये पहला डाउट। तो देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं और उसी वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का एक इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है वो क्यों आया? यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस वर्ड इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल इस प्रोसेस के दौरान क्रिएट होता है। ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इस प्रोसेस के दौरान क्रिएट होता है, ठीक है, ये होता है ड्यू टू मोमेंट्री का मतलब एक पल के लिए, ड्यू टू मोमेंट्री इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ड्यू टू मोमेंट्री इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर। और एक और जीके फैक्ट, इसी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लंदन फोर्स। ये आप लोगों का आगे गैसियस स्टेट, जो कि हम लोगों का आगे का अभी नेक्स्ट चैप्टर तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, रियल गैसेस, वहाँ पे आपको ये वर्ड सुनाई आएगा लंदन फोर्स, ये आपका रहेगा। और ये आप लोगों का अभी तक का जितने भी आपने टाइप के फोर्सेस पढ़े उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, ये आखिरी के 2 पॉइंट और पहला एक पॉइंट तो जीके फैक्ट हो गया। अब हमें इसका मतलब समझना है कि जो वर्ड होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, डायग्राम से समझते हैं।
आपके पास क्या थे, सबसे पहले आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है, कोई भी उठा लो दो मॉलिक्यूल। माय फेवरेट H2 मॉलिक्यूल, ये आपके पास पहला H2 मॉलिक्यूल जो कि हम जानते हैं कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ये आप लोगों के पास एक दूसरा मॉलिक्यूल, ये आप लोग जानते हैं कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल। अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा ही सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, लो इसको ठीक कर देते हैं। ये हो गया आप लोगों के पास एक दूसरा मॉलिक्यूल, ये भी आप लोगों का H2, ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। अब इन दोनों के बारे में हम इतना तो जानते हैं कि इनिशियली यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डायपोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपका व्यू बराबर क्या है, 0 है। अब होता कैसा है कि यहाँ पे कुछ समय बाद देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो गोल 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 घूमने लगते हैं, है ना। इस बाजू वाले H2 को आप रखिए वैसे का वैसी, इस बाजू वाले H2 को रखिए आप वैसे का वैसी। अब ये जो पहला वाला H2 है, ये जो पहला वाला H2 है, इस पहले वाले H2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके की चीज़ क्रिएट करते हैं। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ इस तरीके का आप लोगों का ये एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं कह दूं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही इस पे ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन थोड़े प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। मतलब हो सकते हैं कि एक, मैं इसको समझाती हूँ बाद में, अभी इस पर कमेंट नहीं करती। इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से एक तरफ जैसे सीसॉ नहीं होता है, एक तरफ आपने बहुत भारी मोटू पर्सन को बैठा दिया, हम्पी डम्पी को, और उसके बाद आपने एक तरफ बैठा दिया चाचा चौधरी को, ठीक है, या फिर वो छोटा भीम वाला जो कार्टून आता है उसमें एक तरफ बैठा दिया कालिया को और दूसरी तरफ बैठा दिया दो छोटे छोटे उसके जो रहते हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो मेरा भाई ये घर में देखता रहता है उस चीज़ को, मेरी मम्मी और मेरे भाई, तो वो जो छोटे छोटे पतलों को बैठा दिया, तो क्या होगा, जो छोटे छोटे पतले होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, एकदम ऊपर। इम्बैलेंस क्रिएट हो गया ना, तो इस तरीके का एक इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये तो हम जानते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस बात से मैं डिनाई तो नहीं कर सकती, एग्जिस्ट कर रहा है। अब एग्जिस्ट करने का हम लोग बस रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा। अब इस इम्बैलेंस की वजह से फॉर अ वेरी 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 शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पॉजिटिव निगेटिव एक तरफ क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इम्बैलेंस हट भी जाता है, मैं ये भी बता दूं, तो वापस से चीज़ें नॉर्मल बन जाती हैं। फिर जैसे ही वो नॉर्मल बनता है वापस से इम्बैलेंस हो जाता है, फिर नॉर्मल, फिर इम्बैलेंस, फिर नॉर्मल, फिर इम्बैलेंस। तो ये बार बार बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, इस तरीके की प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान आपका H2 जब ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उस इम्बैलेंस से जो आपका पॉजिटिव और जो आपका निगेटिव क्रिएट हुआ, उससे वो बाजू वाला H2 देखता है कि अरे वाह, पॉजिटिव निगेटिव क्रिएट हुआ, तो चलो मैं भी अपने आप को क्या कर लेता हूँ, उसकी वजह से, बाजू वाले की वजह से मैं भी अपने आप को डिफॉर्म कर लेता हूँ, और जब मैं डिफॉर्म कर लूँगा तो मेरे अंदर एक डायपोल क्रिएट करवा लेता हूँ। तो इसके अंदर जो डायपोल क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, बाजू वाले की वजह से हुआ। सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, इंड्यूस्ड डायपोल। दिस विल बी नोन एज इंड्यूस्ड डायपोल। और इसके इसमें किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंस की वजह से हुआ, देयरफॉर इट विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब इसमें एक इंसान का डाउट आ सकता है, क्या इंस्टेंटेनियस डायपोल बाजू के H2 के पास नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है, बट वी आर कंसिडरिंग ओनली वन, कि किसी एक के पास हो रहा होगा और किसी एक के पास नहीं, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप क्या कहते हो, ये लंदन फोर्स कहते हो। इवन इसका एक नाम और होता है आप लोगों का डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है, एक नाम इसका और हो जाता है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, डिस्पर्शन फोर्स। तो इस प्रकार से जो हम लोगों के पास टोटल 5 प्रकार की फोर्सेस थी, उसकी पढ़ाई हम लोगों ने क्या कर ली, समाप्त कर ली, ठीक है। ये टोटल हमने पढ़ाई क्या कर ली, समाप्त कर ली। याद रखना, आपके पास जो ये टोटल 5 प्रकार की फोर्सेस बताई गई है, इनमें स्ट्रेंथ कहाँ गया, मैंने 5 प्रकार बताए थे ना, कहाँ गए, ये जो टॉप पे है, ये देखो, ये जो है, लेट इट कॉल एस A, इसे कॉल करो B, इसे कॉल करो C, इसे बना लो D और इसे बना लो E। तो अगर मैं यहाँ पे इनका स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखती हूँ कि ये सारे फोर्सेस में से कौन सी फोर्स स्ट्रेंथ वाइज सबसे ज़्यादा है, तो आप लोगों की ये होगी, ठीक है। आपके जो क्या नाम है, ये
व्हाट वी से, क्या नाम है उन लोगों का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों के कंपेयर में तो ऑब्वियसली ये कमज़ोर होंगे, बट आप लोगों के ये क्या होंगे आपस में, अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन इम्बैलेंस का मतलब क्या है? देखो, इस हाइड्रोजन इम्बैलेंस वाली जो बला है इसको हम कैसे समझेंगे। एक बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है, उस बॉन्ड के बीच में क्या होते हैं आप लोगों के, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कायदे से अगर वो होमो एटॉमिक स्पीशीज़ है तो वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं बताइए? वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहते हैं, है ना। उनके बीच में रहने की वजह से ही तो ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, ना तो कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, बराबर यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ना तो कोई पॉजिटिव क्रिएट हुआ, ना तो कोई नेगेटिव क्रिएट हुआ। लेकिन होता कैसा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह बैठे हुए नहीं रहते हैं, ठीक है, बस बैठे हुए हैं, बैठे रहें, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों का, अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आजू बाजू में चिपक चिपक के हाथ पकड़ के नहीं बैठे होते, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है, हम उनको पहले किस में रखते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं। उनको कैसे रखते हैं हम लोग? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोगों ने उनको रखा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने उनको रखा। अब होगा ऐसा कि आप लोगों का जो H2 है, उस H2 में एक H और दूसरे H के बीच में वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, ये देखो ऐसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं। अब होगा क्या, इफ़, कायदे से तो वैसे बीच में ही रहते हैं, लेकिन इफ़ मान लेते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए, अगर वो अनसिमेट्रिकल हो गए तो होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए, ये ऐसे। तो जिस तरह शिफ्ट हुए पार्शियल नेगेटिव, जिस इस तरह पार्शियल पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं राइट साइड शिफ्ट हो गए तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी इस तरफ पार्शियल नेगेटिव और इस तरफ होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह से उनकी शिफ्टिंग लेफ्ट राइट चलती रहती है, सच दैट कि वो एवरेज अगर आप निकालो तो एवरेज अगर आपने कैलकुलेट किया तो उनका एवरेज मिडिल में आता है। और क्योंकि उनका एवरेज मिडिल में आता है, इसीलिए एज अ होल वो मॉलिक्यूल इस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं कि उनके दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में है और वो क्या है, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अदरवाइज उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर नाचते रहते हैं कंप्लीटली, और इसी इम्बैलेंसिंग की वजह से वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का डाइपोल क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, आप लोगों का डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल वो मॉलिक्यूल क्या है, ओवरऑल वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। बट एवरेज, क्योंकि हमने उसका क्या निकाला, एवरेज निकाला। अच्छा, अब बस एक जीके फैक्ट है, उस जल्दी से उस जीके फैक्ट को सुनते हैं और फिर उसको हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं। देखो, ये जो आपका डाइपोल अट्रैक्शन होता है ना, ये डाइपोल अट्रैक्शन, इसका एक जीके फैक्ट है, इट इज़ नोन एज केसन्स फोर्स। ठीक है, ये जीके, जैसे उसको हमने क्या कहा था, आपका लंदन फोर्स है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आपका केसन्स फोर्स। ये वाला, ये आप लोगों का क्या है, केसन्स फोर्स। और डाइपोल इंड्यूस्ड कहाँ गया, डाइपोल इंड्यूस्ड कहाँ गया, नीचे है वो तो, डाइपोल इंड्यूस्ड चौथे नंबर पे ना, तीसरा नंबर, चौथा, हाँ, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट। इसको हम लोगों का एक और जीके फैक्ट है, इट इज़ नोन एज डेबाई फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स कहलाएगा, डेबाई। तो 3 टाइप के हो जाते हैं आपके, डेबाई, लंदन, केसन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि किसको हम लोग क्या क्या और कैसा कैसा कहते हैं। ठीक है, कैसा कैसा हम लोग कहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई गड़बड़ करोगे तुम। ठीक है, अच्छा, एक और जीके फैक्ट, कहाँ गया वो डाइपोल वाला, ये रहा। देखो, इस डाइपोल में मैंने अभी तुमको जब पढ़ाया था, बोला था मैंने, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बॉन्डिंग, क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये। बट जिनको ये बात पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे में एक चीज़ लिखवा दूँ। अगर मैं 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम पर HF को उठा लेती हूँ, एक HF, ये HF, तो अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कायदे से ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाला भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये भी एक क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन ही तो हुआ। लेकिन क्योंकि डाइपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन और आपके फॉन वाले F के बीच में बन रहा है, तो इसी डाइपोल अट्रैक्शन को हम लोग फिर एक स्पेशल नेम दे देते हैं, वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों के गिवन वैन डर वाल्स फोर्सेस में से
किस वेंडरवॉल फोर्स का वो एक प्रकार है, तो वो डाइपोल डाइपोल का प्रकार है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका किसका प्रकार है, डाइपोल डाइपोल का वो प्रकार है। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा किसका प्रकार है, डाइपोल डाइपोल का वो एक प्रकार है। तो इस तरीके से ये हम लोगों के क्या हो गया, आपके वेंडरवॉल फोर्सेस क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं एकदम। ठीक है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा बताने लायक, और होप सो कि चीज़ें दिमाग में गई हों। अब सिर्फ आपके केमिकल बॉन्डिंग में मात्र 2 टॉपिक बचते हैं। एक होता है सिलिकेट्स, ठीक है, और जिनके स्ट्रक्चर्स हमको ड्रॉ करना सीखना है, और उसके बाद दूसरा होता है आपके ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स उतना कठिन टॉपिक नहीं है, इजी है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाती है सिलिकेट्स को, क्योंकि सिलिकेट्स आपकी लाइफ में आया हुआ नया नया प्राणी है। और एक होगी हम लोगों की मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग देखते हैं, इसी पार्ट में मैं कवर कर दूंगी, कोशिश तो मैं यही करूंगी। जैसे अभी 2 वीडियोस मैंने लगातार बना दी हैं, कल हम लोग एक वीडियो इसके बाद वाला मेटालिक बॉन्डिंग पे ले लेते हैं, ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि मेटालिक बॉन्डिंग होती क्या है। और उसके बाद फिर हम ऑक्सी एसिड शुरू करते हैं, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, सल्फर के, और उसके बाद फिर सिलिकेट्स के। वैसे कायदे से तो सिलिकेट्स मुझे कार्बन फैमिली में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैंने खुद ने 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद कार्बन फैमिली में मैंने उसको रिवाइज किया था। तो तुम्हें भी वही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब आप वापस से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ोगे कार्बन फैमिली, तो उसमें मेरे पढ़ाने की कोई नीड नहीं बचेगी। वो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी तो सब आपको ऐसा लगेगा कि रिवीजन चल रहा है। जैसे अगर तुम में से किसी ने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के वीडियोस देखना शुरू किया होगा, तो इसको पता होगा कि जो मैंने अभी आप लोगों को एटॉमिक नहीं पीरियोडिसिटी जो पढ़ाई थी, उसमें साइज के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी थी, राइट। और अभी जब वही वीडियोस मैंने 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए बनाए हैं, तो उसमें मैंने कुछ नया बताया है क्या? कुछ भी नया नहीं बताया। देखो, वही लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो आपको पढ़ाया था वो वही है, बस फ़र्क इतना है कि उन वीडियो में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों का जिक्र भी नहीं है, बस, और कुछ नहीं। तो कुछ टॉपिक्स जो पीरियोडिसिटी में मिस हो जाते हैं, वही टॉपिक्स हमको डी ब्लॉक में पढ़ने होते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक जो हमने कभी पढ़े ही हैं। अदरवाइज जो बेसिक ट्रेंड्स होते हैं वो तो सेम ही होते हैं। तो अभी इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग को देंगे, और ऑक्सी एसिड्स को देंगे, और तीसरा सिलिकेट्स को देंगे। इनमें से जो चीज़ तुम्हें कठिन लग सकती है वो रहेगा सिलिकेट्स, क्योंकि वो तुम्हारे लिए काफ़ी नया है, मतलब काफ़ी नया है, और तुम्हें लगेगा ये काफ़ी इलॉजिकल है और इसकी नीड भी क्या है। तो नीड तो देखो उसकी ऐसी है कि अभी तक उसके जैसे सवालों पे कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है, बस इस तरीके से आते हैं कि आपको स्ट्रक्चर दिया है, आप फॉर्मूला डिड्यूस करो, आपको फॉर्मूला दिया है, आप स्ट्रक्चर डिड्यूस करो, आपको फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के बेसिस से बताओ कि सिलिकेट साइक्लिक होगा कि नॉन साइक्लिक होगा या प्लेनर होगा, ठीक है। या फिर आपको स्ट्रक्चर दिया है, आप ये बताओ कि शेयर्ड ऑक्सीजन कितने होंगे, अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने होंगे। तो एक या 2 बार तुम्हें हो सकता है वीडियो को वापस से देखने की नीड पड़े, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है और पहली बार पढ़ रहे हो पूरे 11th में, ठीक है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बुद्धि चली जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये रहे आपके क्वेश्चंस। ये देखो, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। टोटल 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और टोटल मात्र इसमें 9 सवाल हैं। अगर करने बैठोगे हार्डली 15 मिनट का काम है, 15 से 20 मिनट। तो कल जब मेटालिक बॉन्ड का वीडियो बनेगा, तो उस दौरान ये पहले डिस्कस किया जाएगा, और फिर मेटालिक बॉन्ड आगे हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये वाला काम तुम्हारा तब तक डन होना चाहिए, बराबर है, ठीक है। चलो फिर इसको अभी ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट PDF, नेक्स्ट होमवर्क।